समाज की नींव नारी की शक्ति, जीवन की धारा नीति की चोटी, विचारों में उन्नति नारी का सम्मान, ये है सच्चा दार्शनिक का विधान। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम समाज की गहराइयों में। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है आचार्य प्रशांत। आचार्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद। तो आचार्य जी, जो आपका सफर रहा है आईआईटी, आईआईएम और यूपीएससी से लेकर आचार्य बनने तक का सफर, ये सफर कैसे इसकी शुरुआत हुई और आपने आचार्य नाम को ही क्यों चुना? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बचपन से बहुत अंतर्मुखी तरह का व्यक्ति रहा हूँ। ये समाज के जाल जंजाल मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आते थे और माता पिता ब्यूरोक्रेट थे, तो बचपन से एक प्रेशर था कि एक कैरेक्टर बनना है। तो सवाल हुआ कि कैरेक्टर बनने के लिए क्या करना चाहिए, तो पता चला कि सिविल सर्विसेज, घर में एक रुझान भी था। तो बचपन से ही सिविल सेवा की तरफ जाने का मन में विचार था। 10वीं तक की पढ़ाई की, बोर्ड वगैरह में टॉप किया। उसके बाद पता चला कि सिविल सेवा में जो है आईआईटी के बच्चे ज़्यादा टॉप करते हैं। फिर वहाँ से आईआईटी की तरफ रुख किया, पढ़ाई की, आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, 4 साल कॉलेज में रहा और उसके बाद कॉर्पोरेट तरफ गया। उसी दौरान सिविल सेवा की परीक्षाएं निकाली। कॉर्पोरेट में भी काम किया? जी हाँ, उसका भी अच्छा खासा अनुभव रहा है। फिर क्या था, आईएएस नहीं मिला तो एक मन में खटास थी, लेकिन तब तक इस समाज का जो बचपन से प्रश्न था माया जाल का, वो भी एक तरह से समाप्त हो गया था। अब इन सब सामाजिक चीजों से मन एक तरह से ऊब चुका था। तो फिर जो है धीरे धीरे आध्यात्म की तरफ आना शुरू किया, वेदांत पढ़ना शुरू किया और वहां से धीरे धीरे लोगों को बताना शुरू किया, लोगों ने सुनना शुरू किया। तो जो ये आचार्य बनने की कहानी है, ये उसी से जुड़ी हुई है। हालांकि मैं कोई आचार्य नहीं हूँ, वो बहुत बड़े शब्द होते हैं, लेकिन बात ऐसी है कि लोग मुझे कहते थे, प्रशांत सर, अब हुआ ये कि भाई वेदांत आप पढ़ा रहे हैं, तो सर की जगह उसका कोई हिंदी विकल्प ढूंढा जाए। तो छात्रों ने कहा कि सर की जगह क्या हो सकता है, गुरुजी हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, आचार्य हो सकता है। तो ये जो मुझे सुनने वाले थे, ये पूरी तरह से उनका विचार है कि उन्होंने प्रशांत सर की जगह मुझे आचार्य प्रशांत कहना शुरू किया। बुलाने वाले आदमी मुझे सर बुलाते हैं। तो ये इसकी पूरी कहानी रही है। मतलब आप धार्मिक गुरु खुद को नहीं बताते हैं? देखिए, मैं एक तरह से कह सकते हैं कि मैं उनको, लोगों को जीवन से जोड़ता हूँ। अब इसे धार्मिकता कहें, अधार्मिकता कहें, वो आपके ऊपर है। जी जी, तो हम आपने अपने एक कथन में कहा था कि जो नारी है वो समाज की सबसे निचली जाति है, चाहे वो किसी भी वर्ण से आती हो। तो ये जो है कथन, ये हमारे समाज के, पुरुष प्रधान समाज के जो है एक कुरीति को जो है सामने लाता है। तो इस पे आपका क्या कहना है कि हमारे समाज में ऐसा क्यों है, आखिर है क्यों ऐसा? अब देखिए, मैंने नारी को सबसे निचली जाति कहा। अब देखिए, निकालने वालों ने उसका मतलब गलत निकाल लिया, लेकिन उसके पीछे मैंने कारण क्या दिया, उन्होंने इसको नहीं देखा। यही होता है जब हम गहराइयों में नहीं जाते हैं। मैंने नारी को सबसे निचली जाति इसलिए कहा क्योंकि आप देखेंगे, किसी भी वर्ण के लोग हमारे यहाँ, किसी भी तबके के लोग हों, किसी भी स्टेज के हों, वो लोग अपने घर में जानवरों को पालते हैं, पालतू जानवर, उसको बढ़िया नहलाते हैं, धुलाते हैं, साफ बिस्तर में सुलाते हैं, उनके लिए अच्छा अच्छा भोजन ले आते हैं। मगर जब बात नारी की आती है, तो गरीब से गरीब व्यक्ति, मध्यम वर्ग का व्यक्ति या किसी अमीर वर्ग का व्यक्ति, महिलाओं के साथ लगभग सबके व्यवहार एक तरीके से ही होते हैं। वो महिलाओं को दास समझते हैं, एक उपभोग की वस्तु समझते हैं, उसके लिंग से उसे जोड़ दिया जाता है, मारते हैं, पीटते हैं। अक्सर ये भी समझा जाता है कि वो हमारे बराबर नहीं है। तो जब आप एक घर में पाले गए जानवर से भी बदतर व्यवहार एक मानव जाति के एक विभिन्न लिंग के साथ कर रहे हो, तो उसे सबसे निचली जाति ना समझा जाए तो क्या समझा जाए? अगर उस पालतू जानवर से भी ऊपर का व्यवहार अगर उसके साथ होता तो शायद मैं ये शब्द ना कहता। लेकिन जब आप एक पालतू जानवर से ज्यादा गिरा हुआ बर्ताव उस महिला के साथ कर रहे हो, जो हमारी माँ है, बेटी है, तो फिर मैं तो उसे यही कहूंगा ना कि भाई वो तो सबसे निचली जाती है, क्योंकि उसे उस लायक समझा जाता है। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य था।
आपका ये कथन महिलाओं की दुर्दशा को दर्शाता है। ये आपने उनकी दशा को देखते हुए कहा, हाँ, राइट? जो सामाजिक स्थिति है उनकी, वो उनकी दुर्दशा को बताती है कि हम उसको उनको उस तरह से उनके साथ व्यवहार करते हैं। तो मैंने उस परिप्रेक्ष्य में ही कहा था। जो नारीवाद का विचार है वो कहीं ना कहीं इन्हीं को देखते हुए आया है, इन्हीं मुश्किलों को देखते हुए। ये कष्ट जो हैं सालों से जो हमारे समाज में स्त्रियां हैं वो झेलती हुई आई हैं। पर ये जो नारीवाद का विचार है ये काफी सवालों से घिरा हुआ रहता है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ये मतलब आप किस हद तक इस विचार को सही मानते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि नारीवाद जो है वो कोई नया विचार नहीं है। जी। खासकर जब हम अपने भारतीय संस्कृति की गहराइयों की बात करें तो हमारे यहाँ नारीवाद बहुत पहले से रहा है। आजकल पिछले कुछ सालों से नारीवाद उभर कर सामने आ रहा है, परंतु जब हम नारीवाद को, जो विचार नारीवाद का हमारे ऊपर लादा जा रहा है, अगर हम उस विचार की बात करें तो वो केवल सीमित है कहां तक? इक्वलिटी और अपॉर्चुनिटी तक। नारीवाद, आज का नारीवाद केवल वहीं तक सीमित है। मगर हम जो हम अपने संस्कृति में, अपने वेदांतों में नारीवाद की बात करते हैं, उसमें नारी को एक लिंग से ज्यादा, एक शरीर से ज्यादा चेतना के रूप में जाना जाता है। चेतना, जब तक आप एक नारी को या एक मनुष्य को महिला और पुरुष के रूप में देखेंगे, वो भेदभाव की लकीर कहीं ना कहीं खींची रहेगी। तो हमारे यहाँ जो नारीवाद का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि नारी को लिंग से ज्यादा, उसके जेंडर से ज्यादा उसको एक चेतना के रूप में देखा जाए। हमें नारीवाद को प्रमोट करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि बेसिक्स बहुत कठिन है। बेसिक्स कुछ ऐसे हैं कि सबसे पहले हमें अपने घर में, जब एक बच्ची जन्म लेती है तो हमारे माता पिता क्या करते हैं? हमने आसपास देखा होगा कि एक बेटी जन्म ली नहीं कि उसके घर वाले पैसे बचाना शुरू कर देते हैं कि अरे ये तो इसके शादी के लिए होंगे। आपने भी ऐसा देखा होगा। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमें उसे पुस्तकें पकड़ानी होगी। एक लड़की को जब बाहर भेजने का प्रश्न आता है पढ़ने के लिए, तो माता पिता के दिमाग में 4 तरह की बातें आती हैं। और वहीं एक लड़के को अगर बाहर भेजना हो तो बड़ी आसानी से भेज देते हैं। तो सबसे पहले नारीवाद जैसे चीजों को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें उस महिला को, उस बेटी को जिसने हमारे यहाँ जन्म लिया है, श्रृंगार से ज्यादा हमें उसे पुस्तकें पकड़ानी पड़ेंगी। प्राकृतिक रूप से जो भेदभाव है कि अब जन्म तो महिला ही दे सकती है, पुरुष नहीं दे सकता, वो चलिए अपनी जगह है, परंतु एक मनुष्य के रूप में हमें नारी को सबसे पहले उसे उस स्तर पर लाना पड़ेगा जहां पर एक पुरुष खड़ा हुआ है। जब हम सबसे पहले नारी को वहां पर देख पाएंगे, वहां पर रख पाएंगे, उसके बाद जो है हम महिला को उस चेतना के रूप में देख पाएंगे। तो अब एक बात ये भी है समाज में कि एक गरीब तबके का आदमी वो हमेशा महिला को एक स्लेव के रूप में देखता है, मारता है, पीटता है, पैरों की जूती के बराबर समझता है। और जब हम मध्यम वर्ग में आते हैं, जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, वो महिला को इक्वालिटी देने की तो बात तो करते हैं, मगर किस रूप में? कहते हैं जो जो अधिकार पुरुष ने पाए हैं वो हर अधिकार महिला को मिलने चाहिए। अब पुरुष तो पिछले 100-200 सालों में बहुत से ऐसे कुकृत्य करता रहा है, तो क्या ये कुकृत्य वाले अधिकार महिला को ही मिल जाने चाहिए? ये हमें सोचने की जरूरत है। इसीलिए मैंने कहा कि जो वर्तमान नारीवाद है वो सीमित है कहां तक? इक्वालिटी तक और अपॉर्चुनिटी तक। हमें इससे आगे बढ़कर देखना पड़ेगा, तब हम भारतीय समाज में नारी को और नारीवाद के अर्थ को सार्थक कर पाएंगे। अन्यथा ये नारीवाद इसी तरीके से चलता रहेगा, इसके अलग अलग अर्थ निकाले जाते रहेंगे। जहाँ से श्रृंगार की बात आती है वहां से लग्जरी की भी बात शुरू हो जाती है कि श्रृंगार, गाड़ी, घर, धन, पैसा। तो जो मनुष्य है इन सब के पीछे काफी भागता है। ये हम मनुष्य को महत्वाकांक्षी भी बोलते हैं कि वो अपने स्वयं को ही देखता है, स्वयं केंद्रित रहता है, मतलब जो ज्यादा लग्जरी के पीछे जो भागता है। तो आपके एक कथन में आपने कहा लग्जरी को पहचानना चाहिए, लग्जरी बुरी नहीं है, महत्वाकांक्षी होना भी बुरा नहीं है। तो वो कौन से महत्वाकांक्षाएं हैं, कौन सी लग्जरी है जिनके बारे में आप बात करते हैं और इंसान उन्हें कैसे पहचाने? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि लग्जरी का महत्व और उसका अर्थ सबके लिए अलग अलग है। किसी के लिए महंगी कारें हैं,
किसी के लिए महंगे प्राइवेट जेट हैं, किसी के लिए शराब हो गई, किसी के लिए नग्नता हो गई। सब अपने अपने हिसाब से इसको लग्जरियस लाइफ के रूप में देखते हैं। मगर एक सीधा और सरल जीवन, उससे अच्छा क्या कोई लग्जरी जीवन हो सकता है? क्योंकि जब आप एक सीधा और सरल जीवन जीते हो तो आप किसी के नहीं सुनते। आप जीवन के सामने सीना तान कर खड़े हो जाते हो कि हाँ, मैंने जीवन में कुछ गलत नहीं किया है, मैं सही रास्ते पर हूं और मुझे इसके लिए किसी के प्रति जिम्मेदार होने की आवश्यकता नहीं है। आप आजाद हो, इससे बड़ी लग्जरी लाइफ क्या हो सकती है? आपको किसी को उत्तर देने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात यह है कि कई बार लोग मुझसे ही पूछते हैं कि अरे गुरुजी ने तो अपना पूरा जीवन अय्याशियों में बिताया है और अब बुढ़ापे में बैठ के ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरी पिछली जिंदगी नहीं देखी। मैंने अपने आप को दिल्ली के नोएडा सेक्टर 63 में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर मैंने 10 सालों तक धुआं पिया है। मैं कमरे में जो है बैठ के वहीं कारपेट में काम करता था, बगल में सो जाता था। और कई बार लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि रामकृष्ण जो है, उन्होंने सब कुछ इसलिए अचीव कर लिया क्योंकि उनकी जिंदगी में उनके पास सब कुछ था, राजा थे, महाराजा थे। मगर क्या उन्होंने कभी सोचा कि कबीर हो गए, गुरु नानक हो गए, रैदास हो गए, उनके पास ऐसा क्या था कि वो आज भी पूजे जाते हैं, आज भी उनकी बातें लोगों पर प्रभाव डालती। तो लग्जरियस का मतलब ये है कि आप अपने जीवन को कितने सीधे और सच्चे तरीके से जीते हो। ये मतलब नहीं है कि आप अय्याशियां कर रहे हो तो वो आपकी लग्जरी जिंदगी हो गई। वो भी तो अपने आप से सवाल पूछते हैं कि मैं ये क्या कर रहा हूं। कहीं ना कहीं तो उनको सवाल पूछना पड़ता है अपने आप से। और एक प्रधानमंत्री हो गया, विधायक हो गया, राष्ट्रपति हो गया, सबको किसी न किसी के प्रति जिम्मेदार होना पड़ता है। एक चिड़िया को सोने के पिंजरे में कैद करके आप उसे मोतियों का हार दे रहे हो और कहो कि ये तुम्हारी लग्जरियस जिंदगी है, तो उसके लिए वो बेहतर है या फिर उसके लिए वो बेहतर है जो उसे खुले में छोड़ दिया जाए। तो लोगों ने लग्जरी का मतलब गलत निकाल दिया है। लग्जरी का मतलब ये है कि आप अपने जीवन को कितना सीधा, सरल और सच्चा बना सकते हो। ठीक है ना? और इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप जितना ज्यादा मतलब पैसे हो जाए आपके पास तो आपकी जिंदगी लग्जरियस हो जाती है। सबके लिए लग्जरी का अर्थ अलग है। बिल्कुल अलग अलग। अपने जीवन का अर्थ समझ के आजादी से लोगों को जीवन के अर्थ को समझ जाना और उसे स्वतंत्रता के साथ जीना बिना किसी रिग्रेट के, वो होती है लग्जरी। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आचार्य आपका हमारे कार्यक्रम में आने का, हमारे दर्शकों को अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर देने का। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के हमारे कार्यक्रम समाज की गहराइयों में बस इतना ही। आपसे कल फिर मिलते हैं शाम 7 बजे एक नए मेहमान के साथ, नए विचारों के साथ, नए टॉपिक पर बात करेंगे। नमस्कार।